ओयो में एक लड़की के साथ धमा चौकड़ी मचाने आया हुआ था। अब पहला राउंड होने के बाद पप्पू शिलाजीत को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जो कि अपने घर पर अपनी गीली बिल्ली के साथ उसके लिए तड़पी जा रही थी। अब क्योंकि पप्पू शिलाजीत को उसकी भी लेनी थी, इसलिए वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड से कहता है कि जाने मन मेरी दादी का फोन है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। लेकिन दूसरी वाली के पास जाने से पहले वो पहली वाली के साथ एक बार फिर से धमा चौकड़ी मचाता है। अब सेकंड राउंड लेने के बाद ही पप्पू शिलाजीत उससे बोर हो चुका था, इसलिए वो अपनी बंदी से कहता है कि मैं अपनी दादी के पास जा रहा हूँ, और जाने से पहले वो अपनी बंदी के पर्स में से कुछ पैसे निकाल लेता है, जिसके बाद वो उन पैसों से दूसरी बंदी को बजाने के लिए निरोध खरीदता है। शाबाश। फिर रात को अच्छे से तैयार होकर वो अपनी दूसरी बंदी के घर पहुंचता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि घर में पूरा अंधेरा है। पप्पू शिलाजीत को लगता है कि शायद उसकी बंदी चुपके से आकर उसका मुंह में लेगी, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसकी बंदी आकर उसके सिर पर बेसबॉल बैट से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब पप्पू शिलाजीत को होश आता है तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। वो देखता है कि सिर्फ कच्छे को छोड़कर उसके बाकी सारे कपड़े उतार लिए गए हैं। फिर वो अपने कच्छे की जेब में हाथ डालता है, जहाँ पर उसे एक निरोध का पैकेट और उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स की एक फोटो मिलती है, जिसका मतलब था कि उसकी चारों गर्लफ्रेंड को पप्पू शिलाजीत के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उन सभी ने मिलकर उसकी गांड फाड़ने का ये प्लान बनाया। अब ये देखकर पप्पू शिलाजीत गुस्से से पागल हो जाता है, जिसके बाद वो उस रेगिस्तान में इधर उधर घूमकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे बाहर का रास्ता नहीं मिलता। अब काफी देर ऐसे ही घूमने से उसे हेल्यूसिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वो रेत को ही पानी समझकर पीने लगता है। इसी दौरान उसके पास होता है चंडाल चूची। अब वो सभी पप्पू शिलाजीत को जिस तरह घूर रही होती हैं, उसको देखकर उसे लगता है कि शायद वो उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है, और उसे कहता है कि ये मुंह से अपना कपड़ा उतार और जल्दी से आकर मेरा मुंह में ले। अब ये देखकर वहीं पास में खड़ी एक लड़की पप्पू शिलाजीत के सर पर भाला मारकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो सभी लड़कियां पप्पू शिलाजीत को बांधकर अपने गांव ले जाती हैं। हम देखते हैं कि वो औरतें जिस गांव में रहती थी उस गांव का नाम चूची गांव था, और इस गांव में रहने वाली सभी औरतें ही थीं। यहाँ पर आदमियों को गुलामों की तरह रखा जाता था और औरतें उन पर हुक्म चलाती थी। आदमी यहाँ पर औरतों की सेवा किया करते थे और रात को उन्हें संतुष्ट किया करते थे, लेकिन अगर कोई भी आदमी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था तो ये औरतें उन्हें मारकर खा जाती थी। फिर गांव में ले जाकर पप्पू शिलाजीत को बाकी आदमियों की तरह एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पप्पू शिलाजीत के पास घोचूलाल नाम का एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट था और मैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ इन लड़कियों पर रिसर्च करने आया था। दरअसल हम ये देखना चाहते थे कि ये औरतें हमारे छोटे पप्पू को 2-2 घंटों तक अपने मुंह में कैसे ले सकती हैं, लेकिन जब मेरी टीम वालों ने इन्हें मुंह में दिया तो ये औरतें चूसने की जगह उनका काट कर खा गई और फिर उन्हें जान से मार डाला। इसके बाद वो सभी औरतें मुझे भी मारने वाली थी, लेकिन यहाँ की एक प्रीस्ट ने मुझे इनसे खरीद लिया और मैं बच गया। फिर जाने से पहले वो पप्पू शिलाजीत से कहता है कि आज रात को यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर ये औरतें कुछ आदमियों की बलि देंगी। फिर रात को जब वो औरतें पप्पू शिलाजीत को लेने आती हैं तो उनको देखकर वो चूतियों वाली हरकतें करने लगता है ताकि वो उसे पागल समझकर छोड़ दें, लेकिन इससे उन औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वहाँ पर गांव की पुजारन काली शक्ति आती है, जो कि एक एक करके उन आदमियों के छोटे पप्पू को काटने लगती हैं। अब ये देखते ही पप्पू शिलाजीत की फटकर 464 हो जाती है, लेकिन फिर जब उसकी बारी आती है तो रानी उसके सामान को काटने से मना कर देती है, क्योंकि रानी को ऐसा लगता है कि पप्पू शिलाजीत उसकी वो प्यास बुझा सकता है जो कि बाकी के आदमी नहीं बुझा पाए। फिर रात को पप्पू शिलाजीत को रानी को संतुष्ट करने के लिए उसके कमरे में भेजा जाता है। अब उसको देखकर रानी कहती है कि मुझे पीछे से डलवाने में बहुत मजा आता है। अब ये सुनकर पप्पू शिलाजीत खुश हो जाता है और सोचता है कि आज तो मैं इसकी पीछे से लूंगा, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं और पप्पू शिलाजीत को पकड़कर नीचे लिटा देती हैं, जिसके बाद एक प्लास्टिक का घोड़ा लाकर सीधा उसकी गांड में घुसा दिया जाता है। फिर अगली सुबह हम पप्पू शिलाजीत को देखते हैं जो कि लंगड़ा कर चल रहा होता है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर घोचूलाल को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपनी मालकिन के पास उसका फ्यूचर देखने के लिए ले जाता है। अब पप्पू शिलाजीत को देखकर वो औरत कहती है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर महारानी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते तो तुम्हें कि इस गाँव के आदमियों की हालत इतनी बुरी है कि कुछ सड़ी हुई सब्जियों के बदले उन आदमियों का सौदा कर दिया जाता है। अब आदमियों के साथ होने वाले ऐसे बर्ताव को देखकर पप्पू शिलाजीत घोचूलाल के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। मैं कैसे भी करके इन औरतों का विश्वास जीतना होगा। अब अपना पप्पू शिलाजीत तो दिखने में काफी हैंडसम था, इसलिए उसे विश्वास था कि वो इस काम में जरूर सफल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रानी की सेनापति आकर रानी से कहती है कि हमारे दुश्मन झाटू कबीले की सेना हमारी तरफ बढ़ती जा रही है। अब ये सुनकर रानी उसे कहती है कि गांव के बॉर्डर पर सभी लड़कियों को तैनात कर दो और अगर दुश्मन कबीले में से कोई भी हमारे गांव में आता है तो उन सकते हैं, जो कि महारानी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी सेवा करने का नाटक करने लगता है। अब महारानी को उसकी सेवा से चरम सुख की प्राप्ति मिल रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए वो महारानी से कहता है कि हमें अपने गाँव में एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए ताकि यहाँ की औरतें और भी ज्यादा सुंदर बन सकें। अब महारानी भी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे ब्यूटी पार्लर खोलने की परमिशन दे देती है। दरअसल पप्पू शिलाजीत ब्यूटी पार्लर के जरिए गांव की औरतों का विश्वास जीतना चाहता था। फिर अगले ही दिन पकड़ते हैं और उसे एक ब्यूटी पार्लर में बदल देते हैं। फिर कुछ देर बाद उनकी दुकान पर गांव की सबसे बदसूरत लड़की आती है, लेकिन इसके बाद भी पप्पू शिलाजीत और घोचूलाल मिलकर उसका ऐसा मेकओवर करते हैं कि वो बदसूरत से एकदम खूबसूरत आइटम बन जाती है। अब उसकी खूबसूरती को देखते ही गांव की बाकी औरतें भी पागल हो जाती हैं और वो सभी पप्पू शिलाजीत के पास आकर उनको भी वैसा ही खूबसूरत बनाने को कहती हैं। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि पप्पू शिलाजीत गांव की लड़कियों के बीच पॉपुलर हो जाता है और जो पैसा वो उन लड़कियों से कमाता है वो सारा पैसा वो महारानी पर उड़ा देता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। फिर एक दिन डिनर के दौरान वो महारानी से कहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन महारानी उसकी बातों में नहीं आती और उसे कहती है कि मेरे से दूर रहो। वो कहती है कि तुम एक आदमी हो और तुम्हारी यहाँ पर कोई औकात नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर एक औरत भागती हुई आती है और महारानी से कहती है कि ये बच्ची कुएं में गिर गई थी।
हमने इसे बाहर निकाल तो लिया लेकिन ये होश में नहीं आ रही। अब ये देखकर पप्पू शिलाजीत जल्दी से उस बच्ची को पकड़कर उल्टा लटका देता है, जिससे उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो होश में आ जाती है। अब ये देखकर गाँव की औरतें बहुत खुश होती हैं और उसे इस गाँव का हीरो बना दिया जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि पप्पू शिलाजीत को गाँव की औरतों से इज्जत मिलना शुरू हो जाती है और ऐसा पहली बार हो रहा था कि ये औरतें किसी आदमी को इतनी इज्जत दे रही थी। फिर एक दिन जब महारानी अपनी औरतों से बातें कर रही थी तभी वहाँ पर सेनापति आती है और महारानी से कहती है कि झाटू कबीले के लोग हमारे बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब ये सुनकर महारानी और बाकी के लोग मिलकर उस कबीले को रोकने के लिए बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम झाटू कबीले को देखते हैं जिसके आदमी आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। उधर पप्पू शिलाजीत और घोचूलाल मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कल जब ये दोनों कबीले आपस में लड़ रहे होंगे तभी हम चुपके से यहाँ से निकल जाएंगे। फिर अगले दिन जब महारानी अपनी सेना के साथ दुश्मन को मारने के लिए बॉर्डर पर जा रही होती है तभी दुश्मन सेना पहाड़ पर से उन पर हमला कर देती है और जो बच जाते हैं वो वापस गाँव की तरफ भाग जाते हैं। उधर पप्पू शिलाजीत और महारानी भागकर एक पहाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। अब यहाँ पर पप्पू शिलाजीत और महारानी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह जब वो दोनों गाँव में वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि गाँव के सभी लोग बीमार पड़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने कुएं का पानी पी लिया था। इसी दौरान वहाँ पर घोचूलाल आता है और पप्पू शिलाजीत से कहता है कि भोसड़ी के तू रात को यहाँ से भागा क्यों नहीं। अब ये सुनते ही महारानी को लगता है कि वो उनके साथ गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर महारानी उसे मारने की बजाय उन दोनों को गाँव से बाहर छोड़ देती है। अब वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी पप्पू शिलाजीत को एहसास होता है कि उन कबीले वालों को उनकी जरूरत है, इसलिए वो घोचूलाल से कहता है कि हमें अपने कबीले में वापस जाना होगा। लेकिन घोचूलाल उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि तू चूतिया हो गया है। लेकिन अब पप्पू शिलाजीत उस कबीले में जाने का मन बना चुका था, इसलिए वो भागकर उस कबीले की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ झाटू कबीले की सेना चूची कबीले पर हमला कर देती है और वो लोग उन औरतों को मारकर अपना गुलाम बनाने लगते हैं। वहीं चूची कबीले की औरतें अपना पूरा जोर लगाकर उनसे लड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन आदमियों से जीत नहीं पाती। अब वो सभी औरतें उन आदमियों पर बैठकर पप्पू शिलाजीत आ जाता है, जिसके बाद वो झाटू कबीले के लीडर को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। अब वो लीडर भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। अब शुरू में तो पप्पू शिलाजीत कुत्ते की तरह मार खाता है, लेकिन फिर बाद में पप्पू शिलाजीत अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर झाटू कबीले के लीडर को मार डालता है। फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि चूची कबीले में सब कुछ ठीक हो चुका है और कुछ दिनों में उन लोगों को खबर मिलती है कि महारानी प्रेग्नेंट है और उनके पेट में जो बच्चा है वो पप्पू शिलाजीत का है। और जैसा कि उस पुजारन ने बताया था कि अगर उसने महारानी को प्रेग्नेंट कर दिया तब भी उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पप्पू शिलाजीत को स्टेज पर लाया जाता है ताकि वो लोग वहाँ पर उसकी बलि दे सकें। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं